Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अडानी हिंडनबर्ग मामले में याचिकाकर्ता ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों पर हितों के टकराव का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट से नया पैनल बनाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से कहा, शिंदे गुट के शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला टालना गलत, निर्णय की समय सीमा तय करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता खारिज करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग की अपील पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर का रखा है सुनवाई का तारीख। अशोक गहलोत को राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने गहलोत की याचिका को किया खारिज। मानहानि मामले पर बहस पर अगली तारीख तय। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता से संबंधित अपील पर सुनवाई की। चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई थी, जिसने नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराते हुए 2017 में पारित मुख्य चुनाव आयोग का आदेश रद्द कर दिया था। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने मामले को 11 अक्टूबर 2023 को पोस्ट किया। सुनवाई शुरू होने पर मिश्रा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सीए आर्यमा सुंदरम ने खंडपीठ को सूचित किया कि मामला जस्टिस अनिरुद्ध बोस के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ त्रुटि है, मामला न्यायमूर्ति बोस के समक्ष सूचीबद्ध है। हालांकि बेंच ने जवाब दिया कि वो भी भ्रमित हैं और सभी मामले सीजीआई द्वारा सौंपे गए हैं। बेंच ने आगे बताया कि निर्देशों के मुताबिक मामला यहाँ सूचीबद्ध है। इस पर सुंदरम ने खंडपीठ से आगामी चुनावों के कारण मामले को नवंबर के बाद सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। हालांकि याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। मामला साल 2008 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का है। इस चुनाव में खर्च की सीमा 10 लाख थी। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर मिश्रा को विजयी उम्मीदवार घोषित किया गया। मामला चुनावी खर्च के गलत इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष उक्त आदेश पर आपत्ति जताई। हालांकि न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में मुख्य चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर मिश्रा की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली गणेश मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें तमिलनाडु में प्लास्टर ऑफ पेरिस युक्त गणेश मूर्तियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी गई थी। सीजेआई टीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके बनाई गई गणेश मूर्तियों की बिक्री की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी। मामले का तत्काल उल्लेख सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने किया। उन्होंने पीठ को अवगत कराया कि एकल न्यायाधीश ने माना था
कि मूर्तियों के निर्माण पर रोक नहीं लगाई जा सकती और प्रतिबंध केवल प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन पर है। हालांकि गणेश उत्सव के मद्देनजर याचिका को सूचीबद्ध नहीं किया गया था। श्याम दीवान ने कहा कि याचिकाकर्ता एक कारीगर है जो वर्षों से मूर्तियां बना रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी और इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया, जिसने शनिवार को आयोजित एक सुनवाई में कहा कि ऐसी मूर्तियों की बिक्री नहीं रोकी जा सकती और केवल जलाशयों में उनके विसर्जन को रोका जा सकता है। एकल पीठ के इस फैसले पर रविवार को विशेष सुनवाई आयोजित कर खंडपीठ ने रोक लगा दी। दीवान ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन सिर्फ विसर्जन को लेकर है। तमिलनाडु के एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी ने कहा कि सीपीसीबी दिशा निर्देशों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के निर्माण पर भी रोक लगा दी है और दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से बनी मूर्तियों को भी निजी पानी के टैंकों में विसर्जित किया जाना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अशोक गहलोत की याचिका को खारिज कर दिया। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले पर आगे की बहस के लिए अगली तारीख तय की गई है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि के मामले में उन्हें आरोप मुक्त करने की मांग की थी। आपराधिक मानहानि के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 25 और 26 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। मामले में याचिकाकर्ता अशोक गहलोत ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के कोर्ट में पेश नहीं होने पर खुद को आरोप मुक्त करने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस साल मार्च में गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कराया था, क्योंकि संजीवनी घोटाला मामले में गहलोत ने कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप लगाया था, जबकि शेखावत ने कहा था कि संजीवनी मामले की जांच शुरू की गई थी, लेकिन उनके नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई की। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि आप इस मामले पर फैसला लंबे समय तक टाल नहीं सकते, आपको इसकी समय सीमा तय करनी होगी और इसके बाद मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई। उधर कोर्ट ने शिवसेना के नाम और सिंबल से जुड़े मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दोनों मामलों पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक निलंबित नहीं कर सकते, उन्हें कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करना चाहिए। 10वीं अनुसूची में स्पीकर को एक मामले में सुनवाई के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की गई है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें मामले में फैसला करना है, वो देर नहीं कर सकते। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट ने 11 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष को मामले में जल्द फैसले देने का निर्देश दिया था। उसके बाद से मामले में क्या हुआ है, स्पीकर ने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवसेना के 56 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर दोनों पक्षों की ओर से दाखिल 3 याचिकाएं लंबित हैं। इन्हें हफ्ते भर में स्पीकर के पास सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। कार्यवाही तमाशा बन गई है। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल 11 मई के फैसले के बाद स्पीकर को कई याचिकाएं दे चुके हैं और इसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई और इसीलिए हमने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। जब कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय कर दी, तब जाकर स्पीकर ने मामले को 14 सितंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। सुनवाई के दौरान स्पीकर ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जरूरी दस्तावेज दाखिल नहीं किए, फिर उन्हें बिना कोई तारीख दिए सुनवाई स्थगित की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498(a) के तहत दर्ज की गई शिकायत को खारिज कर दिया। पत्नी ने पति को पूजा के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था और जिसके बाद ये शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत ने पाया कि पत्नी के आरोप पति के खिलाफ धारा 498(a) क्रूरता लागू करने के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। कोर्ट ने कहा, शिकायत इतनी अस्पष्ट है कि यह स्पष्टता को ही जकड़ लेगी। जांच में बिना किसी
तुक या कारण के आरोप पत्र दाखिल किया गया। सौभाग्य से आरोप पत्र में माता पिता को छोड़ दिया गया और ये केवल पति के खिलाफ दायर किया गया है और पति के खिलाफ जो पाया गया है वो ऊपर उद्धृत किया गया है। इसीलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 498 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लापरवाही से लगाया गया है और इस मामले में याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद शामिल है, जिनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं और उनका 14 साल का बेटा है। पत्नी ने याचिकाकर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A या घरेलू हिंसा सहित विभिन्न अपराधों का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। अपराध दर्ज होने पर पुलिस ने जांच की और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। परिवार के अन्य सभी सदस्यों के खिलाफ आरोप हटा दिए गए, जिन्हें शुरू में आरोपी बनाया गया था और इस प्रकार याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शिकायत में आईपीसी की धारा 498A, 504 और 506 के तहत कथित अपराधों की आवश्यक तथ्यों का अभाव है। दूसरी ओर पत्नी ने तर्क दिया कि भले ही शिकायत के शब्द खराब हों, लेकिन इसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप थे। पीठ ने शिकायत पर गौर किया और कहा कि पत्नी ने याचिकाकर्ता से पूजा के लिए कुछ सामग्री लाने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन न देने से इनकार कर दिया और इसी अस्वीकृति को शिकायत में दोनों के बीच झगड़े के रूप में पेश किया गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की और जिसमें उत्तराखंड के क्षेत्राधिकार को कैट की इलाहाबाद पीठ से नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ में स्थानांतरित करने को चुनौती दी गई है। 18 जुलाई 2023 को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर उत्तराखंड राज्य के अधिकार क्षेत्र को नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया और ये दावा किया कि उपरोक्त क्षेत्राधिकार 1985 से कैट की इलाहाबाद पीठ के पास है और स्थानांतरण भारत के संविधान के साथ साथ प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने से पहले सरकार को हाईकोर्ट से अनिवार्य रूप से परामर्श लेना चाहिए। हालांकि अधिसूचना बिना किसी परामर्श, जांच या सत्यापन प्रक्रिया के जारी की गई थी, ऐसा कहा गया है और इससे पहले नैनीताल में कैट की एक बेंच के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, क्योंकि सुनवाई के लिए नैनीताल से वकीलों के लिए इलाहाबाद की यात्रा करना कठिन और महंगा पड़ता था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तब डीओपीटी को निर्देश दिया था कि स्थायी पीठ के गठन तक उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे मामलों पर फैसले के लिए 1 सप्ताह के लिए नैनीताल में एक पीठ की बैठक सुनिश्चित कर दी जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि चूंकि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कभी चुनौती नहीं दी गई, इसीलिए ये अंतिम और बाध्यकारी है। ये तर्क दिया गया कि किसी भी चुनौती के अभाव में न्यायालय के आदेश के विरुद्ध क्षेत्राधिकार को इलाहाबाद से नई दिल्ली स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। अंत में याचिका में ये तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं यानी कि कैट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के सदस्यों को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना अधिकार क्षेत्र का स्थानांतरण संस्था के कामकाज में गंभीर समस्याएं पैदा करता है और न्याय प्रणाली को वादकारियों के लिए कम सुलभ बनाता है। चीफ जस्टिस प्रत्यंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने प्रतिवादियों को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में इंदौर स्थित पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति को जारी स्थानांतरण आदेश और कार्यमुक्ति आदेश को अमान्य करार दिया। कोर्ट ने आदेशों को दंडात्मक और दुर्भावनापूर्ण बताया। जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस हृदयेश की खंडपीठ ने कहा कि बेशक विवादित स्थानांतरण आदेश और कार्यमुक्ति आदेश पारित करने से पहले प्रबंध निदेशक की मंजूरी होती है। जिन परिस्थितियों में स्थानांतरण किया गया है वो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये दुर्भावना का परिणाम है और इसकी प्रकृति दंडात्मक है। पीठ ने कहा कि ये कहना एक बात है कि नियोक्ता प्रशासनिक आवश्यकता में स्थानांतरण का आदेश पारित करने का हकदार है, लेकिन ये कहना दूसरी बात है कि स्थानांतरण का आदेश सजा के बदले में पारित किया जाता है। जब सजा के बदले स्थानांतरण का आदेश पारित किया जाता है तो वो पूरी तरह से अवैध होने के कारण रद्द किया जा सकता है। उत्तरदाताओं ने कारण बताओ नोटिस के जवाब का इंतजार किए बिना ही जानबूझकर अपीलकर्ता को स्थानांतरित कर दिया। ये निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठ को अपील अधिनियम 2005 की धारा 2 की उपधारा 1 के तहत दायर एक रिट अपील में दिया गया था। अपीलकर्ता ने अपील के माध्यम से कारण बताओ नोटिस, स्थानांतरण आदेश और राहत आदेश को चुनौती दी थी।
एकल न्यायाधीश ने प्रारंभिक फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए उचित अवसर नहीं दिया गया। नतीजतन न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में उस 22 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी जिस पर व्यावसायिक मात्रा में गांजा रखने का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी पर एक अन्य आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसके घर से सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच कथित तौर पर 50 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने कहा कि जब्ती आकस्मिक बरामदगी नहीं थी और अधिकारी के उचित विश्वास को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं किया था कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तलाशी के लिए वारंट प्राप्त करने से अपराधी को भागने की अनुमति मिल जाएगी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 8C, 20C और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि 1 जुलाई 2021 को एंटी नार्कोटिक सेल ने विनोद शिंदे नामक व्यक्ति के संदिग्ध व्यवहार के कारण व्यक्तिगत तलाशी लेने के बाद उसके पास से 22 किलोग्राम गांजा बरामद किया। शिंदे के पास कथित तौर पर 2 बैग थे और उसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 की उपधारा 1 सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच बिना वारंट के तलाशी की अनुमति देती है, बशर्ते कि उचित विश्वास हो कि वारंट प्राप्त करने से अपराधी बच जाएगा और इस विश्वास को दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत ने पाया कि इस मामले में घर की तलाशी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच बिना किसी वारंट या प्राधिकरण के ली गई और इस प्रकार प्रथम दृष्टया तलाशी और जब्ती ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिससे जब्ती पर संदेह पैदा होता है। अदालत ने पाया कि कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता के बारे में उचित संदेह उठाया गया। अदालत ने कहा कि उचित समय के भीतर मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं है। अभियुक्त की कम उम्र, आपराधिक इतिहास की कमी, 2 साल से अधिक की हिरासत की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे 50,000 रुपए के जमानती बॉन्ड और इतनी ही राशि के 2 जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया। इधर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मद्देनजर अडानी समूह द्वारा कथित स्टॉक मूल्य हेरफेर की जांच के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई। यह अनुरोध अनामिका जायसवाल द्वारा किया गया है, जो उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने पहले संबंधित मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में जायसवाल ने कहा कि मौजूदा समिति के 2 सदस्यों ओपी भट्ट और वकील सोमशेखर सुंदर सेन अडानी की जांच में हितों का टकराव है और इसके अलावा भट्ट और समिति के एक अन्य सदस्य केवी कामत आपराधिक मामलों में शामिल हैं। जायसवाल ने कहा, भट्ट का जिक्र करते हुए कि जायसवाल ने वो जिस कंपनी ग्रीनको के अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में अडानी समूह के साथ घनिष्ठ साझेदारी में काम कर रही है। कामत पर जायसवाल ने कहा कि उनका नाम आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर आपराधिक शिकायत में सामने आया। कामत पहले आईसीआईसीआई के चेयरपर्सन थे और इसके अलावा ये बताया गया कि वकील सुंदर सेन ने विभिन्न मंचों पर अडानी समूह का प्रतिनिधित्व किया था और इस पृष्ठभूमि में जायसवाल ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या वर्तमान विशेषज्ञ समिति को अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। अनामिका जायसवाल अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के विवाद की जांच की मांग करने वाली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाकर्ताओं में से एक हैं और इस महीने की शुरुआत में उसी याचिकाकर्ता ने मामले की जांच में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की ओर से हितों के टकराव और तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया था। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहला बिल पेश किया। पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया और इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया और इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। आइए अब जानें कि संविधान में महिला आरक्षण पर क्या प्रावधान है।
हाल ही में भारत ने आजादी के 77 साल पूरे होने का जश्न मनाया। आजादी के बाद से भारत ने साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लेकिन जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो स्थिति काफी खराब है। भारत में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का एक तरीका उन्हें राजनीति में आरक्षण प्रदान करना है। मूल रूप से इससे होगा ये, जो इश्यूज अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं उन्हें एक आवाज मिलेगी, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, लो पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द वर्कफोर्स, वुमेन इलिटरेसी एक्सेट्रा। अभी की बात करें तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है इन दी पंचायत एंड म्युनिसिपल बॉडीज। हाल ही में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का रास्ता बनाने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस करेगी इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट्री सेशन। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.